नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लास इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क यूनिट नंबर 8 में दिया हुआ है कि भारत का संविधान। तो अब मैं आज चर्चा करूंगा भारत के संविधान की विशेषताओं पर और उसके लक्षण पर, जो इम्पोर्टेंट है यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। याद रखना कि दोस्तों, भारत का जो संविधान है सबसे लंबा और लिखित संविधान है। दोस्तों, इन भारत के संविधान की विशेषताओं से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लिखते जाना साथ साथ दोस्तों, क्योंकि भारत का जो संविधान है लिखित संविधान, यह संविधान एक पुस्तक के रूप में होता है। यानी आप ये समझिए कि यह विचारपूर्वक तैयार किया गया अधिनियमित संविधान या विधायिका द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया है। जैसे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत, अमेरिका, जर्मनी, जापान, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड आदि ये सभी विश्व के अधिकतर देशों में लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है और जिसकी घोषणा वर्ष 1787 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे आंतरिक और बाह्य स्रोतों के बारे में। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। आप सभी को पता है कि कुछ संविधान के जो स्रोत हैं वो विदेशी हैं, जैसे यूएसए से लिया गया है दोस्तों मौलिक अधिकार, नाविक पूर्वावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी चीज़ें हैं बाह्य स्रोत के रूप में आते हैं। जैसे ब्रिटेन से आपने संघात्मकता शासन प्रणाली लिया है, एकल नागरिकता लिया है, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था भी ली गई है। आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। ये सभी बाह्य स्रोत हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे जर्मनी से आपातकाल लिया गया, कनाडा से संगठनात्मक विशेषताएं ली गई, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। ये सभी दोस्तों बाह्य स्रोत के रूप में आते हैं। और आंतरिक स्रोत वो होते हैं दोस्तों जो भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं। लेकिन याद रखना कि भारतीय संविधान सबसे अधिक प्रभाव और भारतीय शासन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट है, जो आंतरिक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है, जो उसके तहत दोस्तों भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, जिसमें लगभग 395 अनुच्छेदों में से 250 अनुच्छेद ऐसे थे जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत से लिए गए थे। और दोस्तों, इसमें कुछ मॉडिफाई भी किया गया है। आप सभी को पता है कि अब अनुच्छेदों में वृद्धि हो रही है, लगभग 450 के करीबन पहुंच गया है, इससे प्लस ही होगा। जैसे 22 भाग है दोस्तों, तो जिसमें 25 भाग हो चुके हैं। और अनुसूचियां टोटल दोस्तों पहले 8 थी, बाद में मॉडिफाई हुई, तो मॉडिफाई करके इसको 4 बना दिया गया, 12 बना दिया गया है। ठीक है, तो टोटल जो अनुसूचियां दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं, तो ये याद रखना भारतीय संविधान से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण। नम्यता का मतलब है दोस्तों लचीला, फ्लेक्सिबल, और अनम्यता का मतलब है दोस्तों कठोर। तो यहाँ ये चीज़ से रिलेट करना कि लचीला और कठोर से। दोस्तों, लचीला संविधान इसलिए बताया गया है कि लचीला संविधान वह संविधान है जिसको सरलता से उसे संशोधित किया जा सकता है। और ब्रिटेन का संविधान में किसी भी अधिनियम को साधारण वोट से संशोधित किया जा सकता है। तो यह चीज़ याद रखना। और अनम्यता मतलब कठोर। तो दोस्तों, अनम्यता संविधान जो है वह संविधान है जिसमें यह तो संशोधन की संभावना बहुत कम होती है, फिर इसे इस प्रक्रिया में काफ़ी जटिल माना जाता है। संशोधन के लिए सरकार का जो विधायिका है वो 2/3 या 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए दोस्तों इसे कहा जाता है ये कठोर का मिश्रण, यानी कठोर संविधान। तो दोस्तों, ये जो शुरुआत के मैंने 3 लिखा है, ये सभी 3 दोस्तों, इनको बोला जाता है संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक संविधान भी इसको कह सकते हो आप लोग, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तीनों को दोस्तों क्या बोला जाता है? संरचनात्मक सिद्धांत के नाम से, संविधान के नाम से जाना जाता है। एकल नागरिकता के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एकल नागरिकता, मौलिक अधिकार और सार्वभौमिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सभी पर चर्चा करेंगे अब। दोस्तों, एकल नागरिकता, यह भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ये चीज़ें याद रखना। और भारतीय जो नागरिकता अधिनियम है 1955 के अनुसार इसमें
किसी भी आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म से, वंश परंपरागत और नागरिकता, और देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण व नागरिकता। इन सभी चीज़ों को भी भूमि विस्तार के बारे में भी नागरिकता में ही देखने को मिलता है दोस्तों। ये सभी चीज़ें जो हैं एकल नागरिकता के तहत आते हैं। एकल नागरिकता दोस्तों, भारतीय नागरिकता का अंत जब हुआ था तो वो कुछ इस प्रकार से था, जैसे नागरिकता का परित्याग करने से होता है, और किसी अन्य देश की नागरिकता को स्वीकार करने से हो जाता है, और थर्ड हो जाता है दोस्तों सरकार द्वारा नागरिकता को छीनने पर। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना कि भारतीय नागरिकता का जो अंत हुआ दोस्तों, आप इस तरीके समझ सकते हो कि भारतीय नागरिकता का अंत निम्न में से किस तरीके से हो सकता है। तो होने की जो दोस्तों ये है कि नागरिकता का परित्याग करने से भी उसकी नागरिकता का अंत हो सकता है, और किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से भी उसकी नागरिकता अपने भारत से रद्द हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट दोस्तों। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में कुछ ट्रिक के माध्यम से बताया था, जिसका वर्णन भाग 4 में मिला है, और ये मौलिक अधिकार है जो दोस्तों ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, याद रखना। और इसमें कुल टोटल दोस्तों आप सबको पता है कि जो संविधान थे, जो मौलिक अधिकार थे, कुल टोटल 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 में इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो याद रखना दोस्तों, भारतीय नागरिकों में कुल टोटल 6 अब मूल अधिकार हो गए हैं, जैसे मैंने ट्रिक के माध्यम से लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। समता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी का अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सभी अधिकार दोस्तों मौलिक अधिकार के तहत आते हैं। और नेक्स्ट है दोस्तों कि नेक्स्ट है कि सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार क्या होता है? पहले दोस्तों इसमें था कि 21 वर्ष के लोग ही मत दे सकते हैं, वोट दे सकते थे, लेकिन 61 संविधान संशोधन में ये किया गया कि 18 वर्ष की आयु में भी यहाँ मत या अपना चुनाव या वोट दे सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको याद रखना कि सार्वभौमिकता मताधिकार के रूप में इसे जाना गया दोस्तों। तो ये भी एक विशेषता के रूप में देखने को मिलता है दोस्तों। 61 संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, और इसके द्वारा मतदान की जो आयु सीमा थी दोस्तों वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव था। तो याद रखना, इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों यहाँ से पूछा जा सकता है सार्वभौमिक मताधिकार से। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। दोस्तों यह संविधान भाग 4 में इसका वर्णित है, दिया गया है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक की चर्चा की गई है, और दोस्तों ये आयरलैंड से लिया गया है, और इसमें जो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो ये चीज़ें याद रखना, मैंने इसके बारे में भी आप लोगों को एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर दे दिया हूँ दोस्तों, वहाँ से जाकर आप लोग इसके बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य यहाँ पर भी भारतीय संविधान की विशेषता के रूप में देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर ही संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान से जोड़ा गया था, जिसमें भाग 4 के का और अनुच्छेद 51 के का में रखा गया है। ठीक है, तो कुल टोटल मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, 11 है, इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है दोस्तों, तो जाके वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका। इसमें दोस्तों क्या होता है कि भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वो इकहरी है, ठीक है, और एकीकृत है। ये चीज़ें याद रखना, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ये चीज़ें याद रखना, यानी हाई कोर्ट। और उसके बाद दोस्तों उच्चतम न्यायालय की स्थापना का गठन जो है अधिकारिता, शक्तियों और विनियमन से संबंधित जो विधि का निर्माण में होता है शक्ति को भारतीय संसद को प्राप्त है। और उच्चतम न्यायालय का जो गठन है दोस्तों, उसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल्स यानी अनुच्छेद
124 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हाई कोर्ट के बारे में अगर पूछेगा तो कहाँ दिया गया है दोस्तों, 124 आर्टिकल्स में दिया हुआ है। और उच्चतम न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश होता है जिसमें 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो ये भी याद रखना, एक न्यायाधीश होता है मुख्य और जो 30 होते हैं दोस्तों वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं दोस्तों, कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान के मूलता में की गई है, जिसमें बाद में दोस्तों काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए सन 1956 में दोस्तों हाई कोर्ट हाई कोर्ट है दोस्तों उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट नहीं दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ कहा गया दोस्तों 1956 में जो है उच्चतम न्यायालय अधिनियम को संशोधन करके न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई थी। तदुपरांत दोस्तों 1960 में कुल संख्या बढ़ाकर 14 कर दिया गया था, और 1977 में दोस्तों पूछा जा सकता है 18 कर दिया गया था, और 1986 में दोस्तों 26 कर दिया गया था। और केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो संख्या होगी दोस्तों वो 25 से बढ़ाकर 30 का फैसला कर दिया है। तो यानी अब एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर। ये दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है, आप सभी को पता होगा कि संसद भारत का सर्वोच्च विधायिकी निकाय है, और संसदीय शब्द का जो अर्थ है दोस्तों ऐसी लोकतंत्रात्मक रणनीति या राजनीति व्यवस्था है जहां पर सर्वोच्च शक्ति लोगों को प्रतिनिधित्व के विषय में उसके निकाय के बारे में संसद के रूप में जाना जाता है। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधान मंडल को संसद कहा जाता है दोस्तों। याद रखना, भारतीय संसद यानी पार्लियामेंट के कुल टोटल 3 अंग है दोस्तों, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। तो याद रखना दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो विभिन्न पहलुओं को वर्णन करके कार्यपालिका के अंतर्गत किया जाता है, और जो लोकसभा है दोस्तों वो लोगों का सदन है, और जो राज्यसभा है दोस्तों वो राज्यों का परिषद है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज़ें आप लोग यहाँ से याद रखना कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में। और त्रिस्तरीय शासन, आप त्रिस्तरीय शासन के बारे में भी जानते होंगे दोस्तों। यह केवल दोस्तों भारत में ही है, जैसे कि भारत में त्रिस्तरीय शासन प्रणाली इसलिए इसकी विशेषता को बताया गया। एक तो दोस्तों है केंद्र में, और एक है राज्य में, और तीसरा है दोस्तों स्थानीय स्वशासन प्रणाली। तो याद रखना दोस्तों ये 3 स्तरीय शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। 73वां संविधान संशोधन दोस्तों 1992 और 93 में, इसके अंतर्गत संविधान के 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई है, और इसके पंचायती राज संबंधी प्रावधान को सम्मिलित किया गया दोस्तों। स्थानीय शासन प्रणाली के लिए बात मैं कर रहा हूँ, स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों। 73वें और 74वें में बात हुई थी, तो 74वां था दोस्तों संविधान संशोधन 1993 में जो हुआ था। इसके अंतर्गत संविधान की जो 12वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया था, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान दिए गए थे। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य, अगर दोस्तों धर्मनिरपेक्ष राज्य को पंथ निरपेक्ष राज्य करके भी अगर एग्जाम में आता है ऑप्शन में, तो भारत के संविधान की ये उद्देशिका में दोस्तों ये शब्द जोड़ा गया था। तो याद रखना, अगर ऑप्शन में धर्मनिरपेक्ष भी राज्य होगा और पंथ निरपेक्ष भी राज्य होगा, तो दोस्तों आप वहाँ पर लगाओगे पंथ निरपेक्ष राज्य ऑप्शन में, धर्मनिरपेक्ष नहीं। इसको बोलचाल की भाषा में धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है दोस्तों। यदि पंथ निरपेक्ष नहीं होता है ऑप्शन में, सिर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो दोस्तों ये ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो ये भारत के संविधान की उद्देशिका में इस शब्द को जोड़ा गया था दोस्तों।